क्या आपने कभी सोचा नेक्स्ट इंडो चाइना वॉर कैसा होगा? क्या वो 1962 क्लैशेस जैसा होगा या फिर 1967 नथुला जैसा? 21st सेंचुरी में लड़े जाने वाली वॉर 20th सेंचुरी में लड़ी गई वॉर से कैसे डिफरेंट होगी? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होगा जो हार या जीत डिसाइड करेगा? क्या हम जीत पाएंगे? इन सब का आंसर हम इस वीडियो के द्वारा खोजेंगे। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। After all, those who do not remember the past are condemned to repeat it. 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जब मुगल्स ने पहली बार भारत में लड़ाई जीती। इस जीत के पीछे मेजर रीजन था मुगल्स द्वारा गन पाउडर टेक्नोलॉजी का वॉर में यूज। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, पर हमारे हथियार थे आउटडेटेड, जैसे स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स, और अंग्रेजों के पास थी उस समय के लेटेस्ट वेपन्स जैसे एनफील्ड राइफल्स। हमारे हथियार उनके लेटेस्ट हथियारों का सामना नहीं कर पाए। 1947 इंडिपेंडेंस, जब हमने वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार यूज करना सीख लिया जिसे अंग्रेज खुद यूज करते थे, तब हम आजादी की लड़ाई जीत गए। 1962 इंडो चाइना वॉर, हमने अपनाई ऑस्ट्रिच अप्रोच कि लड़ाई इंडिया और चाइना के बीच हो ही नहीं सकती। सोल्जर्स को लड़ाई के लिए इक्विप ही नहीं किया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने हिंदी चीनी को भाई भाई बना दिया। इसलिए जब चाइना ने अटैक किया, हमारे सोल्जर्स के पास ना एम्यूनिशंस थे ना प्रॉपर जूते, और सोल्जर्स जैसे मेजर शैतान सिंह डटे रहे और लड़े। हजारों शहीद हुए और हजारों प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिए गए। लेसन, हम भाई नहीं हैं, लड़ाई कभी भी हो सकती है। 1999 कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के टाइम जब इंडियन मिलिट्री ने यूएसए से खरीदा हुआ जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज शुरू किया, तो यूएसए ने जीपीएस का एक्सेस इंडिया के लिए ब्लॉक कर दिया। हम जिस टेक्नोलॉजी के लिए पे कर चुके थे, लड़ाई के दौरान हम उसे भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। हम जीत तो गए, पर अगर हम जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते तो हमारी एफिशिएंसी बेटर होती, जीत और बड़ी होती। 14 साल बाद हमने अपना लोकल कवरेज का जीपीएस नाविक स्पेस में लॉन्च किया। 14 सालों बाद। तो हिस्ट्री देखकर एक चीज तो क्लियर है, जिसके पास ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी होगी उसके चांसेस वॉर में जीतने के ज्यादा है। तो इंडिया चाइना वॉर अगर होती है तो उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो इंडिया और चाइना की टेक्नोलॉजी कंपेयर करते हैं। 20th सेंचुरी की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में और आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज आया है। आज हम देश की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को 7 फैक्टर्स की हेल्प से समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस, साइबर ऑपरेशंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वेपन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेट सेक्टर का रोल। हम हर पॉइंट को इवैल्यूएट करेंगे और इंडिया और चाइना को स्कोर देंगे। शुरू करते हैं इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। टेक्निकल इंटेलिजेंस में हमारे पास एडवांटेज है, पर हम आज भी इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस चाइना और पाकिस्तान के बीच हो रही बात इंटरसेप्ट कर सकती है, तो पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस के बीच हो रही बात भी इंटरसेप्ट होगी। और अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी आर्मिंग इंटेल को कमजोर रखना चाहेगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस में चाइना के पास ज्यादा एडवांटेज है। इसका रीजन है हमारी पुरानी पॉलिसीज। एग्जाम्पल, चाइनीज स्पाई इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के थ्रू आ सकता है। वो डायरेक्टली इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ का पार्ट बन सकता है। चाइनीज नेपाल से भी आ सकते हैं। हम जानते हैं कैसे नेपाल में चाइनीज गांव बसना शुरू हो गए हैं और नेपालीज को इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना अलाउड है, इवन दो इंडियंस नेपाली आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। इस पॉलिसी पर फिर से सोचने की जरूरत है। क्या नेपाल में इंडिया के लिए इतनी गुडविल है कि हम उनके लिए अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने का रिस्क उठाते रहें? इससे क्लियर है इंडिया से इंटेलिजेंस लीक होना आसान है, पर क्या हम अपने सोल्जर्स, अपने स्पाइस नॉर्थ ईस्ट के थ्रू या नेपाल के थ्रू चाइना भेजकर अपना इंटेल बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के पास अपने हर सिटीजन का फेस स्कैन है।
सबकी फैमिली ट्री का रिकॉर्ड है, कौन कहाँ कब गया सबका डिजिटल डेटा है। हमारे स्पाइस इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन है एनआरसी इम्प्लीमेंट करना। एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस एप्लीकेंट्स को एनआरसी वेरिफिकेशन के बाद ही लेना चाहिए। इसलिए इंटेलिजेंस में चाइना को 7 स्कोर मिलता है और इंडिया को 6। नेक्स्ट है साइबर ऑपरेशंस। चाइना दूसरे देशों पर साइबर अटैक्स कर रहा है। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने वार्न किया कि वोल्ट टाइफून ने यूएस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा चुराया है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डेटा। चाइना ने इंडिया पर भी ऐसे कई अटैक्स किए हैं। 2022 में डिस्प्यूटेड बॉर्डर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले ग्रिड्स को हैक कर लिया। इमेजिन अगर इंडिया चाइना वॉर ठंड में हो रही है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ग्रिड्स को डाउन कर दिया जाए तो हमारे लॉजिस्टिक्स पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना का जीतना आसान हो जाएगा। 2020 में चाइना ने मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हैक कर ली थी। लोकल ट्रेन्स रुक गई, हॉस्पिटल सर्विसेज इम्पैक्ट हुए, स्टॉक मार्केट बंद हो गया। चाइना फॉल्स न्यूज फीड करके देश में राइट्स करा सकता है और मीडिया हाउसेस भी गलत न्यूज की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर सकते हैं और हमारे डिफेंस फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, जब 2012 में इंडियन एक्सप्रेस ने बिना सोचे समझे या फिर किसी और की इनपुट्स पर इंडियन आर्मी पर कू की एलिगेशंस लगाई। ऐसे फॉल्स एलिगेशंस के वजह से आर्मी ऑपरेशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पर इंडिया भी चाइना पर साइबर अटैक्स कर रहा है। इसके एग्जाम्पल्स है ईविल फ्लावर इन साउथ एशिया, गोस्ट वॉर एलिफेंट्स ऑफ हिमालयाज एटसेट्रा। पर चाइना क्लियरली अपनी साइबर टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम यूएस के मरीन डेटा का एक्सेस नहीं ले सकते, पर चाइना ले चुकी है। हमारी गवर्नमेंट इतने हैकर्स नहीं हायर कर रही जितने हैकर्स चाइना कर रही है। पर इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बाद प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है और हमारी साइबर सिक्योरिटी की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। तो साइबर ऑपरेशंस में चाइना को मिलेगा 8 स्कोर और इंडिया को मिलेगा 7। नेक्स्ट है क्वांटम टेक्नोलॉजी। आपने क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़ में पढ़ा होगा। ये एक ड्यूअल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ड्यूअल टेक्नोलॉजी का मतलब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से हमारे कम्युनिकेशन, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन इम्प्रूव होती है और जरूरत पड़ने पर स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम दुश्मन पर रॉकेट लॉन्च भी कर सकते हैं। सेम है क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। इसका यूज सिविलियन पॉपुलेशन के लिए भी है और मिलिट्री के लिए भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत बड़ा पुश दे रही है। इस साल के बजट में नेशनल क्वांटम मिशन के लिए गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट किया है ये तो हमें नहीं पता, पर चाइना की टेलीकॉम कंपनीज ने मिलके 3000 करोड़ रुपए क्वांटम टेक्नोलॉजी को एलोकेट किया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस फंडिंग को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाई तो इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी में एज बना सकता है। पर इंडिया ने इस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट लेट शुरू की। चाइना ऑलरेडी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर 10 सालों से काम कर रहा है। पर ये क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या? क्वांटम टेक्नोलॉजी फिजिक्स का पार्ट है। हर चीज का सबसे बेसिक कंपोनेंट है एटम। जब एटम को तोड़ा जाए तो मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हिग्स बोसॉन, क्वार्क्स एटसेट्रा। इन पार्टिकल्स की स्टडी को क्वांटम स्टडीज कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं जिनको क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब आगे जाके बहुत मुश्किल होगा। आज के टाइम पर तो इसको क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है। मतलब अगर इंडिया चाइना पर अटैक करने की स्ट्रैटेजी क्वांटम टेक्नोलॉजी के यूज से कम्युनिकेट करता है तो चाइना इस इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर सकती। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पर चाइना का स्कोर है 7 और इंडिया का स्कोर है 7। नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडिया चाइना को स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही है। क्रेडिट जाता है विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम और हजारों इंडियन साइंटिस्ट्स को। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स में एडवांटेज है।
पर चाइना अपने ह्यूमन रिसोर्स की कमी को प्रैक्टिस से ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। पिछले 10 सालों में इंडिया ने ऑन एवरेज 6 सैटेलाइट्स हर साल लॉन्च की और चाइना ने 32 सैटेलाइट्स। अगर इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लॉन्चेस करना चाहे भी तब भी उनके हाथ बंधे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी फंडिंग्स है ही नहीं। 2023 के लिए चाइना ने स्पेस प्रोग्राम के लिए $13 बिलियन अलॉट किए और इंडिया ने $1.5 बिलियन। इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना को मिलेगा 7 और इंडिया को मिलेगा 6। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। कोविड-19 के बाद बायोटेक्नोलॉजी का यूज वॉर में कैसा हो सकता है और क्या हो सकता है, ये आप सब इमेजिन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं चाइना इस पर क्या रिसर्च कर रही है। PLA ने नाइट ईगल ड्रग बनाया है जिसको यूज करके सोल्जर्स 72 आवर्स तक जगे रह सकते हैं और उनकी सोचने और डिसीजन लेने की कैपेसिटी पर मिनिमल इम्पैक्ट होगा। नॉर्मल लोग 48 आवर्स मुश्किल से जगे रह पाते हैं, वो भी नॉन कॉम्बैटिव रोल में। चाइना की एक और कंपनी को ग्रोथ AI की हेल्प से ब्रेन सिग्नल्स को वेपन से लिंक कर रहा है। इससे चाइनीज सोल्जर्स अपने थॉट से वेपन्स कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना ने इंसानों में जीन एडिटिंग ट्रायल्स 2016 में शुरू कर दिया था। इंडिया में ये बैंड है। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी इंडिया के मेडिकल सिस्टम इम्प्रूव, रेवोल्यूशनाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इंडिया दुनिया में क्वालिटी और चीप ड्रग सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। हम बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस करके फॉरेक्स भी बढ़ा सकते हैं और अपनी मिलिट्री को एक एज भी दे सकते हैं। कोविड-19 के बाद हमने अपनी बायोटेक्नोलॉजी लैब्स पर बहुत फोकस करा है। इससे हमारी कैपेबिलिटीज में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में चाइना का स्कोर है 8 और इंडिया का स्कोर है 6। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चाइना यूज करती है स्वॉर्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, मतलब मल्टीपल ड्रोन्स कोऑर्डिनेटेड वे में उड़ेंगे। वो डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे लैंड पर क्या मूवमेंट हो रही है। वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो इंटेलिजेंस हमने ड्रोन्स को सिखाई है उसका यूज करके वो डेटा को एनालाइज करेंगे और अगर डेटा से लगा कि एनिमी मूवमेंट हो रही है तो ये स्वॉर्म ड्रोन्स अटैक शुरू कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्बैट टाइम में ऑटोनॉमस सिस्टम और ह्यूमन सोल्जर्स के बीच कोऑर्डिनेट करके जीत हासिल करने में मदद करेंगे। पर इंडिया के पास क्वालिटी AI इंजीनियर्स है ही नहीं, और जो हैं वो चले जाते हैं गूगल और Amazon जैसे कंपनी में काम करने और वहां से US गवर्नमेंट की हेल्प करने। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मेवन। प्रोजेक्ट मेवन क्या है? जैसा आप गेस कर सकते हैं, US गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा है। डेटा ड्रोन से कलेक्ट होता है, सैटेलाइट से, जो हिस्टोरिकल डेटा उनके हार्ड ड्राइव्स में है, पेपर पर है। ये सारा डेटा अगर कोई इंसान एनालाइज करने बैठेगा तो चाइना अटैक करके भी चला जाएगा और डेटा का प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने पड़ेंगे जो ये सारा डेटा एनालाइज करे और एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलिट्री को प्रोवाइड करे। पर मिलिट्री के पास AI कैपेबिलिटीज है ही नहीं, तो US गवर्नमेंट ने गूगल के साथ डील साइन करी है जिसके अंदर गूगल AI सिस्टम यूज करके US गवर्नमेंट के लिए मिलिट्री डेटा इंटरप्रेट करेंगे। हमें भी US से सीखना चाहिए और अपने प्राइवेट कंपनीज को AI सेक्टर में मिलिट्री की हेल्प के लिए लाना चाहिए। खुशी की बात है कि 2022 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए इंडिया का स्कोर होगा 5 और चाइना का स्कोर होगा 7। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनीज। चाइना में प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल सपोर्ट के वजह से ही इतनी बड़ी बनी है। इंडिया में प्राइवेट कंपनीज करप्शन के बावजूद बड़ी है। ये कंपनीज डिफेंस सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करके चाइना को बहुत पीछे छोड़ने की कैपेबिलिटीज रखती है। इसलिए चाइना को मिलता है 4 और इंडिया को मिलता है 8। तो फाइनल स्कोर है ये। अब आप गेस कर सकते हैं कि अगर आज वॉर होती है तो सिचुएशन किसके फेवर में है। और इस ट्रैप पे मत फंसना कि US या रशिया हमारी मदद करने आएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर में भी US ने उतने ही आर्म्स प्रोवाइड करे, उतने ही इंटेल प्रोवाइड किया जिससे कि रशिया यूक्रेन पर एक ही हफ्ते में ना जीत जाए। US चाहता है कि रशिया लड़ता रहे और कमजोर होता रहे।
इनफैक्ट यूएस इस वॉर को डेटा माइनिंग के लिए यूज कर रहा है। वो वॉर का डेटा कैप्चर कर रहे हैं और अपने सिस्टम्स में फीड कर रहे हैं, जिससे वो अपनी एआई वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाए। कल इंडिया चाइना वॉर में भी यूएस इंडिया की उतनी ही हेल्प करेगा जितनी हेल्प वॉर को लंबा खींचने के लिए जरूरी है, क्योंकि यूएस चाइना को कमजोर देखना चाहता है, इंडिया को जीतता नहीं। और आज के टाइम पे रशिया चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा। रशिया की इकोनॉमी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पर चाइना इस लेवल पे पहुंचा कैसे? 1970s तक तो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी सिमिलर थी और इंडिया चाइना को हरा सकता था, क्योंकि हमारे सोल्जर्स की क्वालिटी चाइनीज सोल्जर्स से बहुत अच्छी है। पर 50 सालों में चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी कैसे डेवलप कर ली कि वो इंडिया से आगे बढ़ गया। इसके लिए हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को एनालाइज करना पड़ेगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने लीप फ्रॉगिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। लीप फ्रॉगिंग मतलब जो टेक्नोलॉजी दूसरे देश ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, वो सेम टेक्नोलॉजी अपने देश में ग्राउंड जीरो से डेवलप करने की जगह उनसे सीखो और उससे आगे की टेक्नोलॉजी डेवलप करो। इसके लिए चाइना ने दूसरी गवर्नमेंट्स का डेटा चुराया, यूएस कंपनीज का डेटा चुराया, चाइनीज कंपनीज को बाहर भेजकर उनसे डेटा कलेक्ट करवाया। पीएलए इतने डेकेड से अपने हजारों मिलिट्री साइंटिस्ट को बाहर भेजते हैं, जो यूएस स्कॉलर्स के साथ काम करते हैं, उनका अप्रोच सीखकर वापस चाइना आते हैं, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में उसी अप्रोच का यूज करके यूएसए को पीछे छोड़ देते हैं। फिर आते हैं चाइना की प्राइवेट कंपनीज। चाइना की प्राइवेट कंपनीज को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सटेंशन माना जा सकता है। चाइना की हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी बैठती है, जो इन कंपनीज को चाइना की मिलिट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए डायरेक्ट करती है। अब इसको इंडिया से कंपेयर करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने लीप फ्रॉगिंग अप्रोच नहीं अपनाई। इंडिया आज अपना खुद का जेट बना रहा है, तेजस। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। पर टर्की अपने F-16 एयरक्राफ्ट्स को AI एनेबल्ड बना रहा है। ये वो ही F-16 है जो यूएस ने पाकिस्तान को भी दिए हैं, और 2022 के रिवाइज डील के अकॉर्डिंग यूएस पाकिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो कल पाकिस्तान के पास भी AI सपोर्टेड फायर जेट्स होंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तो हम इमरजेंसी में AI एनेबल्ड जेट्स खरीदेंगे, फिर 20 साल इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करने में लगा देंगे, और तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी और हम फिर से पीछे रह जाएंगे। अगर हमें दूसरे देशों से आगे बढ़ना है तो हमें लीप फ्रॉगिंग करना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में काफी इम्प्रूवमेंट्स की हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पब्लिकली लिस्ट करने का प्लान है। इससे कंपनी ज्यादा फंडिंग रेज कर पाएगी और कंपनी की फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट होगी। डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इंडिजिनस कंपनीज, स्पेशली MSMEs को डिफेंस सप्लाई चेन में लाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का जॉइंट डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे रशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स और इजराइल के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी। रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में इंडिया AK-203 प्रोडक्शन कर रही है। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में। अब इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को देखते हैं। हम IT सेक्टर का बैक एंड बन चुके हैं। हम यूएस कंपनीज के लिए कोड करते हैं, यूएस कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, यूएस कंपनीज के लिए कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दुनिया की टॉप 20 टेक्नोलॉजी कंपनीज में एक इंडियन कंपनी नहीं है। फोर्ब्स के टॉप 500 कंपनीज देखोगे तो TCS मिलेगा और ऑयल कंपनीज मिलेगी। ये एम्प्लॉयमेंट और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, पर ऐसे हम चाइना या यूएसए से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 पर काम करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस पर काम करना पड़ेगा। पर इंडियन कंपनीज ने गवर्नमेंट सपोर्ट को देखकर डाइवर्सिफाई किया है, जैसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, रिलायंस एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पर ऑपोजिशन की चीप पॉलिटिक्स, जैसे अडानी हाइडेनबर्ग केस, मुकेश अंबानी के ऊपर एलिगेशंस, टाटास को मोदी का खास बोलना, इन सब ने हमारी कंपनीज को डिमोटिवेट किया है।
शायद ये लोग चाहते हैं कि देश इन फॉरेन मिडलमैन पर अपने डिफेंस सप्लाईज के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत अच्छी है। अगर हम अगले 10 साल इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो डेफिनेटली लाइक करके मुझे बताएं, और अगर नहीं एग्री करते तो कमेंट्स में अपना इनपुट ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।